और प्राइम नून की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान सूरत की सेशन कोर्ट ने किया है। बड़ा फैसला सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से आया है। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का यह पूरा मामला है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल को फिलहाल 30 दिनों के लिए वक्त दिया गया है इस फैसले को चुनौती देने के लिए। लेकिन बड़ा अपडेट आपको बता दें, मोदी सरनेम को लेकर यह पूरा बवाल 13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उठा था और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया है। सूरत की सेशन कोर्ट का यह बड़ा फैसला। राहुल गांधी सूरत में मौजूद थे और उन्हें दोषी करार दिया है। आईपीसी सेक्शन 499 एंड आईपीसी सेक्शन 500 के तहत उन्हें दोषी करार दिया है। मानहानि केस में उन्हें दोषी करार दिया है। हालांकि 15 दिनों की बेल और 30 दिनों का वक्त उन्हें दिया गया है, जब वो इस पूरे फैसले को सेशन कोर्ट के जरिए उच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। अब राहुल गांधी आगे किस तरीके से उनका रुख रहेगा ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सूरत की सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा का ऐलान किया है। मोदी सरनेम का इस्तेमाल करने को लेकर यह पूरा मामला था। बीजेपी विधायक आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 499 और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। और जामीन कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आगे? चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की। जम्मू कश्मीर के पंथियाल इलाके में टनल बनकर तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 2 लेन T5 टनल तैयार है। ये टनल 870 मीटर लंबी है। रामबन बनिहाल के लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल बाली का ज्यादा जानकारियों के साथ। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलाल। एक बेहद ही खुशी देने वाली ये खबर है और 2020 में इस टनल का काम शुरू हुआ था और आज बनकर ये तैयार है। यातायात के लिए इसे पूरे तरीके से खोल दिया गया है। किस तरीके का नजारा है, क्या ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं बिलाल? देखिए, यहाँ पर जो जम्मू सर नेशनल हाईवे का 4 लेन प्रोजेक्ट था डिस्ट्रिक्ट रामबन में, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो माजी में रहा है वो पंथियाल रहा करता था, जहाँ पर आज तक सैकड़ों जाने लोगों ने गंवाई है। वहीं शूटिंग स्टोन की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है बहुत मुतासिर रहता था। कई कई दिन तक शूटिंग स्टोन होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है पंथियाल के पास मुमकिन नहीं हो पाती थी, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा था। ताहम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से 4 लेन प्रोजेक्ट का जो काम जारी है 2020 के अवाइल में इस पंठियाल के T5 टनल का काम शुरू किया गया था और 2023 के 15 मार्च तक इसको ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया। इसमें अगर हम बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या CPPL हो, उनकी मैन एंड मशीनरी ने बहुत ही दियानतदारी से और दिन रात काम करके इस टनल को ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया। वहीं अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस ज़िम्न में संगीन तौर से जो है इस मसले को उजागर किया कंपनीज के साथ में, अथॉरिटीज़ के साथ में, कि जल्द से जल्द इस टनल की तामीर होनी चाहिए, क्योंकि पंठियाल का बाईपास जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। तो खुशाइन बात यह है कि मार्च 15 को ये मुकम्मल हुआ, 16 मार्च से यहाँ पर ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है। उसके अंदर थोड़ा बहुत काम तो बाकी है, लेकिन बड़ी राहत की बात है कि कभी भी मौसमी सूरत हाल जैसी भी हो, इस टनल के अंदर से ट्रैफिक आसानी से गुजरेगा और पंठियाल को शूटिंग स्टोन को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, जिससे जम्मू और श्रीनगर का डिस्टेंस में जो है उसमें कमी तो वाकई हुई है, लेकिन चैलेंज जो पंठियाल बनकर उभर रहा था उसमें बड़ी राहत की बात हुई है कि टनल के बनने से अब यहाँ पर आसानी के साथ लोग सफ़र कर सकेंगे और यहाँ पर ट्रैफिक को रुकना ना पड़ेगा। तो बड़ी खुशाइन बात है। इसको लेकर जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने ट्वीट किया। पास में भी हमने देखा कि रामबन बानीहाल स्ट्रेच का जो फ्लाईओवर रामबन हो और दीगर जो स्ट्रेचेज हैं उनको लेकर भी उनके ट्वीट्स आते रहते हैं, ताकि आवाम को अपडेट मिलता रहे कि इस वक्त की पोजीशन क्या है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। यहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि इस वक्त चैलेंज जो बना हुआ है वो कैफेटेरिया मोड़ मिहाड़ है और पंठियाल के मकाम पर भी था, और उसका अब अल्टरनेट ये है कि वहाँ टनल बन जाने की वजह से वहाँ ट्रैफिक को अब रुकना नहीं पड़ेगा। उसकी एक और ट्यूब भी बनेगी, जब 4 लेन बनने के लिए काम होगा तो बाहर से एक और ट्यूब बन रही है, लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद यही करते हैं कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो 4 लेन प्रोजेक्ट है रामबन बानीहाल स्ट्रेच में जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा, ताकि लोगों को राहत हो, जिस तरह दिन भर उनको जाम में फंसा रहता है। बिल्कुल, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि रामबन फ्लाईओवर भी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। डिस्टेंस तो इससे जरूर कम होगा ही। जम्मू कश्मीर का कितना डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा बिलाल इससे? देखिए, रामबन का फ्लाईओवर है, उसकी डेडलाइन जो है अप्रैल के महीने में रखी गई है। 15 अप्रैल या 30 अप्रैल तक वो बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1.6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रामबन मार्केट को बाईपास करेगा, उससे डिस्टेंस कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे मारोग से लेके डिगडोल के बीच में एक टनल बन रहा है, जो 2 ट्यूब्स है वो बनकर तैयार होंगी। उसके बाद डिगडोल से खूनी नाला के दरमियान भी टनल बन रहा है, उसका काम भी शायद से जारी है। तो डिस्टेंस जो है वजीर आजम हिंदुस्तान का ख्वाब है कि जो जम्मू से श्रीनगर का सफर 3 से 3.5 घंटे में पूरा होगा जब 4 लेन प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो आज 5 से 6 घंटे और ट्रैफिक जैम में लोगों को फंसना पड़ता है, परेशानियां होती है, कहीं दिन और कहीं घंटे लगते हैं इस सफर के दौरान, जब ये 4 वे बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को बहुत आसानी होगी और जम्मू से श्रीनगर का सफर जो है 3 से 3.5 घंटे का होगा। इससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे टूरिस्ट देखे जो फंसे रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर खराब जाता है तो यकीनी तौर से दूसरी बार आने से गुरेज करेंगे। लेकिन जब 4 लेन प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो यहाँ की इकॉनमी जो टूरिज्म से मुंसलिक है उसको बहुत फायदा मिलेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन से वाबस्ता जो अफराद है वो भी इस प्रोजेक्ट के बनने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं रामबन बानीहाल की आवाम है कि जल्द बीते दिनों हमने खुद देखा कि रामबन पंठियाल में जिस तरीके से लंबे जाम लगे, 72 से 48 घंटों तक ये जाम लगे रहे, लोग वहां पर फंसे रहे, गाड़ियां वहां पर फंसी रही, फिर उन्हें मंदिरों में सराय में ठहराना पड़ा। किस तरीके से हालात थे, उन हालातों पर अब कम से कम लगाम लगेगी इस टनल के बनने से। जो हादसे होते आए हैं या फिर जो जाम की स्थिति, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, इन सब चीजों से निजात मिलेगी इस टनल के बनने से, इस टनल के खुलने से। बिल्कुल यहाँ यकीनी तौर से जो हमने माजी में देखा है कि तकरीबन 2015 से लेके लगातार जब 4 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था तो लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी। कई दिन जो जाम लगता था, जो ही पंठियाल में लैंडस्लाइड होता था तो रोड गाड़ियां रोक देनी पड़ती थी। रामबन में, चंद्रकोट में, जखैनी में कि लोगों को मंदिरों में, घरों में, मस्जिदों में रोका जाता था, मुसाफिर परेशान होते थे। तो यकीनी तौर से एक राहत की खबर है आवाम के लिए कि पंठियाल का जो टनल बनकर तैयार हो गया है। अब कोई भी मौसमी सूरत हाल हो, चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो, शूटिंग स्टोन हो रहा हो, तो ट्रैफिक को रुकना नहीं पड़ेगा पंठियाल के मकाम पर, और जो लोग सफर करना चाहते हैं वो आसानी से सफर कर पाएंगे। ताहम अभी भी
जो कुछ चैलेंजेस बने हुए जैसे शेरवी भी है, वहाँ भी बर्ड स्लाइड की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में जो है खलल रहता है, और कैफेटेरिया मोड़ जो है वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश कर रही है कि वहाँ भी जो टनल्स है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम जो है वो इस तरह से परेशान ना हो। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट का जो एक ख्वाब है कि जम्मू से श्रीनगर का सफर जो है वो जल्दी कम डिस्टेंस करना है, टाइम उसमें कम लगना है, वो पूरा होता है दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र का जो है मुजाहिरा करना होगा आवाम को भी, और जो लोग सफर करते हैं उनको भी, और जो ट्रैफिक एहलकार है वो भी यहाँ पर दिन रात बिल्कुल बिलाल, और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और उसी का नतीजा हम ये T5 टनल देख पा रहे हैं। सब्र जरूर करना पड़ा 2 साल का, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर उभरती हुई नजर आई, और लोगों को ट्रैफिक जाम से, लंबे लंबे जामों से निजात मिलती हुई नजर आ रही है, और उसी की ओर अग्रसर है। नितिन गडकरी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। बिलाल, नजर आप बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैर बीजेपी विपक्षी नेता आज उधमपुर में एकत्रित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के स्थापना दिवस के संबंध में आयोजित किए जा रहे एक समारोह के लिए नेता जमा हो रहे हैं। इसे विपक्षी दलों की एकता दिखाने और भविष्य में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक गठबंधन की संभावना तलाशने के एक और प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। देखिए। नेशनल पैंथर्स पार्टी का आज फाउंडेशन डे है उधमपुर में, लेकिन इस मौके पे भी अपोजिशन पार्टीज, जो नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो एक बार फिर उनके जो लीडर हैं वो वहां पे शिरकत कर रहे हैं इस फंक्शन को, और इस तरह से अपोजिशन पार्टीज एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो अब एक अलायंस के तौर पर आगे बढ़ सकती है, एक अलायंस के तौर पर आगे बढ़ सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। सर, क्या है ये आज फिर एक बार मिल रहा है? देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे है, उन्होंने दावत दी है, और ब्रॉडली जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में एक समन्वय है कि हम जमहूरियत के लिए, यहाँ के सियासत की बहाली के लिए और लोगों के हकूक के लिए, और जो दमन की राजनीति है उसके लिए आपस में तालमेल करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा, हम चुनाव आयोग के पास गए थे कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा 4.5 साल से जम्मू कश्मीर में, और इसलिए आज उनकी दावत पे मुख्तलिफ ओपोजिशन पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी उसमें शिरकत करेगी। आगे आगे हमारा प्रयास यह है कि एक दबाव बनाया जाए केंद्र सरकार पे कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो, रियासत का दर्जा बहाल हो। तो ये क्या अब माने कि ये जो आगे जो परिस्थितियां बन रही हैं, आप अभी कुछ दिन पहले भी मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं क्या? देखिए, इसका प्रयास होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से देश में राजनीति चला रही है, दमन की राजनीति, उसके खिलाफ कोई ना कोई गठबंधन, उसकी सोच विचार चलेगी। तो ये पैंथर्स पार्टी हो, पीडीपी हो, तो तमाम वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो एक मंच पे आएंगे। तो ये थे रविंदर शर्मा, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन, कह रहे हैं कि अब जो आगे की लड़ाई है वो इकट्ठे लड़ी जाएगी, और ये जो अटेम्प्ट हो रहा है ये उसी का एक प्रयास है कि सभी पार्टियां जो है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही हैं या बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगी और आगे की चुनौतियों को भी वो सामना इकट्ठी करेंगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 7605 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद समीक्षा बैठक की थी। इस पर सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में 1300 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव संख्या जो है वो 7605 हो गई है। लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई है, और इसको लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की थी। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो ये ऐसे वायरसेस हैं, चाहे वो H3N2 है या कोविड है, इनको लेकर जो है मॉनिटरिंग की जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो, और हॉस्पिटल्स में दोबारा से मॉक ड्रिल की जाए, और ये देखा जाए कि कितनी तैयारियां जो हैं वो हॉस्पिटल्स की हैं,
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं उसको लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि इस नए वेरिएंट के बाद ये देखा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो 4,500 एक्टिव संख्या थी वो 7,500 के पार हो गई है। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है और कोविड का जो नया वेरिएंट है वो पैर पसारता जा रहा है। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्लेवरली ने साफ किया है कि भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं और उच्चायोग कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग प्रदर्शन करने पहुंचे खालिस्तान समर्थकों को करारा जवाब देते हुए भारतीय उच्चायोग के ऊपर पहले से भी बड़ा तिरंगा लहराया गया। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी और अधिकारियों ने उच्चायोग के टॉप पर तिरंगा लहराया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर शाम 6 बजे होगी। उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को लेटर लिखा है। माना जा रहा है कि मीटिंग में लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर चर्चा हो सकती है। एनसीपी प्रमुख ने उन सभी राजनीतिक दलों को लेटर लिखा है जिन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। शरद पवार ने कहा कि ये मीटिंग 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मद्देनजर बुलाई गई है। बैठक में आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफर के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। विपक्षी दलों की आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। शरद पवार के निवास पर यह बैठक होनी है। 2024 से पहले ईवीएम पर एक बार फिर से बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर ये बैठक शरद पवार ने आज शाम 6 बजे अपने आवास पर बुलाई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है। अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे और आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद शिल्पकार गुलाम नबी की कहानी की, जो वुड कार्विंग की परंपरा को जीवित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर। जब सुंदरता और कारीगरी का जिक्र होता है तो कश्मीर की लकड़ी की नक्काशी का नाम जरूर आता है। इसी संस्कृति और कला को जीवित रखने का जिम्मा उठाया है 70 वर्षीय श्रीनगर के निवासी गुलाम नबी दार ने, जो अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। गुर्बत की वजह से यथ काम लोगमुत कैसन कारीगरन पुरान आदत तम ये फन हावान बेस कह तिमन वोन दुमुख है मे हेचनो तुम दुमुख है लकुट े हेक ये गि वस बहुत गसान पार्कन मज अत वुचान कुदरत पोश खसान पार्कन मज पे बह कलम काकुद निवान बेहवान अत पकान फैमिली कह पकान तिमन बच्चे कह सह वन यह क्या करान तम मोल मोज वन कह पागल इथ मुसीबत तुलमित हेचान। गरीबी के कारण गुलाम नबी के पिता ने
5वीं कक्षा में ही उन्हें एक लकड़ी के कार्यशाला में नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गुलाम इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वह अपनी कल्पना को जान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर कई बड़े नक्काशीकारियों के नीचे काम किया और अपने हुनर को तराशा। यही कारण है कि आज श्रीनगर के दरवाजों पर उनकी रचना हर जगह दिखाई देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपनी कला के दम पर वह थाईलैंड, जर्मनी और इराक जैसे देशों तक भी पहुंच गए। गुलाम नबी डार ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कश्मीर की इस बहुमूल्य धरोहर को जीवित रखने के लिए, और इसका परिणाम आज दुनिया भर के शोरूम्स में दिखता है। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और मनाली से आपको खबर देंगे, जहां गर्मियों के पर्यटन सीजन में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन गर्मी बिताने के लिए सैलानियों के यहां पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। मनाली और आसपास के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। सैलानी हसीन वादियों का लुत्फ लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ व्यास नदी की ठंड जलधारा में रिवर राफ्टिंग करते हुए भी देखे जा रहे हैं। रिवर राफ्टिंग के कारोबारी किशन चंद ने बताया कि इस बार गर्मियों ने जल्द ही दस्तक दे दी है। इससे यहां गर्मियों का पर्यटन सीजन जल्द शुरू हो जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि इस बार रिवर राफ्टिंग का कारोबार अच्छा चलेगा। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।